हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनकी लिखी हुई एक कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये एक बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी और छोटी सी एक कविता है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसे मैं दोबारा से रिपीट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अननेसेसरी वो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस कविता की। आइए फ्रेंड, थोड़ा सा इस कविता के बारे में देखते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। पहले तो इसका ही अर्थ देखें कि इसका मतलब क्या है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स, अब वुड्स यानी होता है जंगल, छोटा सा एक जंगल होता है तो उसे वुड्स कहा जाता है। तो जंगलों के द्वारा रोकना, ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक बर्फीली शाम को। ठीक है ना, जंगल के द्वारा रोकना एक बर्फीली शाम को, ये इसका अर्थ है, इस कविता का शीर्षक। इस कविता को फ्रेंड पब्लिश किया गया था 1923 में इन कलेक्शन न्यू हैम्पशायर। 1923 में न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में इस पोएम को प्रकाशित किया गया था। न्यू हैम्पशायर को फ्रेंड पुलित्जर प्राइज भी मिला इन 1924 में। 1924 में पुलित्जर प्राइज मिला इनको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, इस कविता के लिए। द लास्ट 4 लाइन्स हैव इन्फ्लुएंस्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसकी जो आखिरी 4 लाइन है फ्रेंड, दुनिया के हजारों लोग ऐसे हैं जिनमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इसके अलावा कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रोमिनेंट लोग हैं। ये लास्ट की 4 लाइन्स आप देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाली लाइन्स हैं। आगे हम जब पोएम पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी इन लास्ट की 4 लाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसे फ्रेम करा करके अपने ऑफिस में लगा रखा था। इस पोएम में फ्रेंड 4 स्टेंजाज हैं, 4 स्टेंजाज हैं और उनमें 4-4 लाइन्स हैं। तो ऐसे टोटल मिला लें तो 16 लाइन की ये पोएम। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये छोटी कविताएं लिखते हैं। दूसरा, कविताओं में बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उसका जो अर्थ है वो इतना गूढ़ होता है और इतना कनेक्ट करता है हर व्यक्ति को कि हर व्यक्ति को लगता है कि ये कविता तो शायद मेरे ऊपर ही लिखी गई है, या अपने जीवन से जब उसे जोड़ता है तो उसे लगता है कि ये कविता तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का वर्णन ही कर रही है। इस कविता में फ्रेंड आयम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयम्बिक क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है। ये जो पोएम है फ्रेंड, इसमें रुबाइयत स्टेंजा का प्रयोग किया गया, रुबाइयत स्टेंजा पैटर्न का उपयोग किया गया है। ये चीज़ें भी जो है मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आयम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है ना, रुबाइयत स्टेंजा, ये जो पैटर्न हम बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड, इस कविता में जो कवि है, यानी जो एक व्यक्ति है, वो कवि भी हो सकता है और कोई एक अननोन व्यक्ति भी हो सकता है, जो शाम के समय, एक बर्फीली शाम है, यानी बहुत बर्फ गिर रही है सब हर जगह, और वो अपने घोड़े के साथ जा रहा होता है और उसके आधार पे, यानी उस परिदृश्य में आप इसको देखें, जैसा कि बैकग्राउंड में आप पिक्चर भी देख सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको ये, आप इमेजिनेशन कर पाएंगे कि क्या बात चल रही है। आइए फ्रेंड, कविता की शुरुआत करते हैं। Whose words these are? I think I know. ये जंगल किसका है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ। His house is in the village though. ऐसा लगता है कि जिसका ये जंगल है, जिसका ये ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे,
तो कवि ये कह रहा है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है, और उसका घर जो है पास के किसी गांव में। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ पर रुकता हुआ नहीं देखेगा। टू वॉच हिज बोट्स फिल अप विद स्नो, तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि ये जंगल किसका है, शायद मैं जानता हूँ उसको, उसका घर जो है गांव में है, और वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर रुका हूँ, उसके जंगल को देखता हुआ जो बर्फ से भरा हुआ है। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो बहुत सिंपल सी कहानी है, यानी बहुत सिंपल से शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे कभी ये कह रहा है कि जिसका ये एक जंगल है वो शायद मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, और बर्फ़ से घिरे हुए, पूरा बर्फ़ से भरे हुए, बर्फीला ना, बर्फ़ से भरे हुए इन जंगलों को मैं देख रहा हूँ। तो जिसका ये जंगल है वो मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका घर गांव में। आइए फ्रेंड नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। क्यूअर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंजली। तो वो अब कभी कह रहा है कि मेरे घोड़े को शायद ऐसा लगे अजीब सा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ जहाँ पे कोई फार्म हाउस ही नहीं है, यानी कोई मकान नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, फ्रेंड जंगल है और फ्रोजन लेक यानी जमी हुई झील और जंगल के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो शाम है ये सबसे ज़्यादा घनी शाम है इस साल की। फ्रेंड कभी ये कह रहा है यहाँ पे कि अब जब मैं यहाँ पे रुका हूँ इन जंगल को देखता हुआ, तो मेरे घोड़े को अजीब सा लगेगा क्योंकि आसपास कोई मकान नहीं है, तो उसे लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों रुक गया हूँ, ऐसा अजीब महसूस करेगा। क्यूअर है ना, अजीब महसूस करेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ सैक। हार्नेस फ्रेंड जो घोड़े वगैरह आप देखते हैं उनके सर के ऊपर एक चमड़े का जो पट्टा सा पहनाया जाता है, जिससे लगाम कह सकते हैं, जो लगाम खींची जाती है, और वो गले का जो पट्टा रहता है उसमें एक घंटी लगी रहती है बहुत सारे जानवरों में। तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने गले से बंधे हुए पट्टे की घंटी को हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, शायद वो ये पूछना चाहता है कि क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड इज द सी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। तो घोड़ा जो है उसे अजीब लगता है कि कभी यहाँ पर क्यों रुका है जहाँ पे कोई फार्म हाउस ही नहीं है आसपास। तो वो ये अपने गले के पट्टे को हिलाता है जिसमें घंटी बंधी हुई है। शायद वो ये पूछना चाहता है कि क्या कोई गलती हो गई है, यानी कि उसे लग रहा है कि उसका जो मालिक है वो गलती से तो नहीं यहाँ पे रुक गया है। और इसके अलावा जो दूसरा साउंड है, जो उसकी घंटी की आवाज़ है, इसके अलावा जो एक और साउंड आ रहा है वो बहती हुई पवन और गिरती हुई फ्लैग यानी होता है बर्फ की धूल, ठीक है ना। जो दूसरा साउंड है, दूसरी ध्वनि जो आ रही है वो बहती हुई पवन की और गिरती हुई बर्फ की है। आइए फ्रेंड्स अब इस पोएम का लास्ट स्टेंजा देखते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे पढ़ के इसको इंस्पिरेशन ना मिले और जिसे पढ़ के ऐसा ना लगे कि ये बहुत ही सुंदर सा चित्रण किया गया है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। जैसा मैंने आपको बताया ये 4 लाइन ऐसी है जो दुनिया के सैकड़ों हजारों लोगों को ऐसा लगता है कि ये कितनी सुंदर कवि पंक्तियाँ हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये मेरे जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल प्यारा
घना और गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे पास वादे हैं, वचन है जो मुझे निभाना है। या यहाँ ये कह सकते हैं कि मेरे पास जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे निभाना है, जिन्हें पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन को रिपीट किया गया ताकि स्ट्रेस डाला जा सके इस पे। तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंड जो जंगल है वो इतना प्यारा, घना और गहरा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रुकने के लिए समय नहीं है कि मैं रुक जाऊं और निहारता रहूं इस जंगल को। ऐसा लग रहा है कि मैं इन जंगलों को देखता ही रहूं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे सोने से पहले, अब सोने का मतलब यहाँ पे है मृत्यु। तो कभी ये कह रहा है कि मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करना है, तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस प्यारे से जंगल को देखता रहूं। यहाँ पे फ्रेंड यही गूढ़ इसका रहस्य, गूढ़ अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है वो प्रकृति के संपर्क में जब आता है उसकी सुंदरता को देखता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ी इलाके में, बहुत सुंदर से पहाड़ है, बहुत सुंदर सा दृश्य है, ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाए और कहीं नहीं जाए। लेकिन फिर हमें याद आता है कि नहीं भैया, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार संभालना है, बच्चों को देखना है और घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको मरने से पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करना। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मीलों दूर जाना है मुझे सोने से पहले, यानी मरने से पहले मुझे मीलों दूर की यात्रा करना है। यानी ढेर सारी जिम्मेदारियां जो हैं इन्हें मुझे निभाना है। बहुत ही प्यारी सी कविता है, बहुत छोटी सी है और इतने सिंपल शब्दों में इतनी गूढ़ बात को कहा गया है। फ्रेंड्स, ये कविता बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी सी कविता है। इसमें इतना ही समझना काफ़ी है कि जो कवि कहना चाहता है। अननेसरी हम उसका वर्णन करें और उसको ज़बरदस्ती में लंबा करें और उसको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दें, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना अर्थ आप समझ जाएंगे कि कवि जो कहना चाहता है कि वो रात के समय जब कहीं से आ रहा था, उसे एक स्नोई इवनिंग में, एक बर्फीली शाम में एक जंगल दिखाई देता है जो बहुत सुंदर है, और उसको देख करके वो रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि इस जंगल का जो मालिक है वो पास के किसी गांव में रहता होगा और वो ये नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे रुका हूँ। हालांकि घोड़े को ऐसा जरूर लगेगा कि शायद कोई अजीब सी बात हो रही है, यानी यहाँ पे ये कभी क्यों रुका है, यहाँ पे इसका मालिक क्यों रुका, यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। तो वो अपने गले की घंटी को हिलाता है, शायद वो ये पूछना चाहता है कि मालिक कोई गलती तो नहीं हो गई, आप गलती से यहाँ तो नहीं रुक गए। फिर कवि कहता है कि फ्रेंड गले की जो घंटी है, इसके अलावा एकमात्र जो आवाज़ आ रही है वो बहती हुई पवन की जो है और गिरती हुई बर्फ़ की है। फाइनली जो बात कवि ने कही है कि इतना सुंदर नज़ारा है कि ऐसा लगता है कि इसको छोड़ के जाए नहीं और इसको देखते ही रहें। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे मरने से पहले निभाना है, और मैं यहाँ पर हमेशा के लिए खड़ा रह करके इस प्यारे से जंगल को निहारता रहूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये पूरा ओवरऑल इस कविता का अर्थ है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कभी भी मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।